Hello students, welcome to this lecture. In this lecture we will discuss a very important topic which is called as the concentration of the electrons in the conduction band and the concentration of the holes in the valence band. बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में पढ़ा था और साथ में हमने उनकी कंडक्टिविटी डिस्कस की थी. मैंने आपको बताया था एट 0 केल्विन सपोज वी हैव अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम. This is what? This is the conduction band and this is what? This is the valence band. Clear? So now in this case, let the energy level at this point is EV and the energy at this point is EC. Clear? At 0 Kelvin, बच्चों क्या होगा? At T is equal to 0 Kelvin, all the energy states in the valence band are completely filled and the energy states in conduction band are completely empty. तो बच्चों 0 केल्विन पे हमने पिछली बार भी देखा था जो एनर्जी स्टेट्स हमारी होंगी इन द वैलेंस बैंड दीज आर कंप्लीटली फिल्ड और जो हमारी एनर्जी स्टेट्स हैं इन द कंडक्शन बैंड दे आर कंप्लीटली एम्प्टी. अगर कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी सो नो इलेक्ट्रॉन इज फ्री इन द कंडक्शन बैंड फॉर द कंडक्शन, तो ये इसकी कंडक्टिविटी कितनी होगी बच्चों? 0 होगी. और वो जो हमारा इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो किसकी तरह एक्ट करेगा? लाइक एज एन इंसुलेटर. और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे जो नीचे के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थर्मल एनर्जी लेके बच्चों कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? वो कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो जाएंगे. तो हम जहाँ पे एक चीज डिफाइन करेंगे, सो वी विल डिफाइन हियर इन पर्टिकुलर एनर्जी लेवल व्हिच इज कॉल्ड एज द फर्मी एनर्जी लेवल. फर्मी एनर्जी लेवल और वी विल डिफाइन द फर्मी एनर्जी. क्लियर? So this is what? So we have defined a particular energy level which is called as the Fermi energy level. और बच्चों वो होता कहाँ पे है? That is simply between conduction band and the valence band. ठीक है, मैं इसकी definition लिखता हूँ. The energy corresponding to the energy level below which all the states are filled and above which all the states are empty. At 0 Kelvin is called as Fermi energy level and the energy of this level is called as the Fermi energy. So EF is what? This is what your Fermi energy. तो जैसे मैंने इसकी डेफिनेशन में लिखा है, फर्मी एनर्जी लेवल क्या है? वो एक खास लेवल है जिसके नीचे बिलो विच ऑल द स्टेट्स आर फिल्ड, जिसके नीचे सभी स्टेट्स फिल्ड हैं एंड अबव विच ऑल द स्टेट्स आर एम्प्टी, और उसके ऊपर सभी स्टेट्स हमारी क्या हैं? एम्प्टी हैं. बट ये कहाँ पे है? दिस इज पर्टिकुलरली एट द 0 केल्विन. और जैसे हमने देखा हमारी कंडीशन में इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर ऑल द एनर्जी स्टेट्स आर फिल्ड in the valence band and all the energy states are empty in the conduction band. तो अगर हम इन दोनों के बीच में अगर कोई लेवल डिफाइन कर लें तो एट 0 केल्विन तो हमारी ये वाली डेफिनेशन ट्रू हो रही है. इसका मतलब इन दोनों के बीच हमारे पास क्या है? जो एक फर्मी एनर्जी लेवल. और फर्मी एनर्जी लेवल इन दोनों के बीच कहाँ पे है? एग्जैक्टली इनके मिड में है या कहीं ऊपर नीचे है? तो ये चीज भी हम इसमें प्रूव करेंगे. ठीक है. और जैसे बच्चों हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एज temperature increases, then what will happen? We have already discussed
electrons will get the thermal energy and they will shift into the conduction band. तो जैसे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पे हमारे पास आ गया, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर गया तो वहां पे नीचे बच्चों क्या क्रिएट हो गया, हमारे पास होल्स क्रिएट हो गया, ठीक है। सो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स विल शिफ्ट फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। तो हमारे पास बच्चों इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे कंडक्शन बैंड में और होल्स आ जाएंगे वैलेंस बैंड में। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड। Clear? This is very very important article. So now what we will do? तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूलेशन बनाएंगे इन द वैलेंस कंडक्शन बैंड, सॉरी। सो फर्स्ट हेडिंग इज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, ठीक है। हम सपोज कर लेते हैं जो हमारा कंडक्शन बैंड हमने ये डिफाइन कर दिया, इसका लोएस्ट लेवल हमारा कहाँ पे है, एट ईसी एनर्जी है, एंड इसका हाईएस्ट लेवल सपोज हमारा कहाँ पे है, अप टू इंफिनिटी है। इट मींस दैट आवर कंडक्शन बैंड वेरीज फ्रॉम ईसी टू इंफिनिटी। क्लियर? हमारा कंडक्शन बैंड बच्चों, उसका लोअर एनर्जी लेवल, लोएस्ट एनर्जी लेवल उसका ईसी है और हाईएस्ट के बारे में हमें नहीं पता, और हम इसको सपोज कर लेते हैं इट टेंड्स अप टू इंफिनिटी। मींस हमारा जो कंडक्शन बैंड है ये ईसी से लेके इंफिनिटी तक है, ठीक है। तो हमारे पास बच्चों एक फॉर्मुलेशन है, आपने सीएमपी की बुक में पढ़ा होगा, कंडेंस मैटर फिजिक्स में पढ़ा होगा। हमारे पास एक वर्ड है जेड ई इज व्हाट, दिस इज द नंबर ऑफ एनर्जी states per unit volume per unit energy interval। तो ये बच्चों हमारे पास क्या है, ये हमने CMP में पढ़ा है। ZE is what, this is called as the number density and which is number of energy states per unit volume per unit energy interval। मतलब हमारा वैलेंस बैंड या कंडक्शन बैंड में किसी एनर्जी के ऊपर उसमें नंबर डेंसिटी क्या है पार्टिकल्स की, मतलब स्टेट्स की एनर्जी डेंसिटी क्या है, ये हमें जेडी बताता है, ठीक है। और अगर हम नंबर डेंसिटी मतलब जेडी से उससे नंबर ऑफ स्टेट्स फाइंड आउट कर लें और वो वाली स्टेट्स फाइंड आउट कर लें जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स फील्ड आ जाएं पर यूनिट वॉल्यूम, तो बच्चों वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बच्चों हमारे पास क्या होता है, दिस इज द नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? और जेडी का फॉर्मूलेशन बच्चों क्या है, जेडी इज व्हाट, इट इज सिंपली प्रोपोर्शनल टू ई रेज़्ड टू पावर 1/2। ये अपने सीएमपी में रिलेशन करेंगे आप, एंड अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटा दें, दिस इज व्हाट, गामा इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट and this relation is ZD is equal to gamma e raised to power 1/2, where gamma is a constant which is under root of 2 by pi square into m star by h cross square raised to power 3/2। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फार्मूलेशन है। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ व्हाट इज m स्टार, दिस इज व्हाट, दिस इज द effective मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स, इफेक्टिव मास होता है इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो उसका कौन सा इफेक्टिव मास है, दैट वी हैव टू राइट डाउन बाय द m स्टार। एंड आल्सो व्हाट वी हैव h क्रॉस, दिस इज h by 2 pi, so we will use these two relations. Also when we are working for the concentration of the electrons in the conduction band, our energy लेवल इज अबव ईसी, मतलब जो हमारी एनर्जी स्टेट्स हैं वो ईसी के ऊपर हैं। ठीक है, तो इस केस में हम यहाँ पे रिलेशन क्या लिखेंगे, जेड इज व्हाट, गामा की वैल्यू रख देते हैं, गामा इज व्हाट अंडर रूट ऑफ 2 बाई पाई स्क्वायर एम स्टार बाई एच क्रॉस स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3/2 ई माइनस ई सी रेज़्ड टू पावर हाफ। तो यहाँ पे बच्चों फॉर कंडक्शन बैंड हमारी ई क्या है, मैं लिख देता हूँ, फॉर कंडक्शन बैंड हमारा ई का फॉर्मूलेशन इज व्हाट, ई
minus EC. So this is the total energy and this is the conduction band energy. So the energy for the particle, if we want to calculate the density of the states, so it is given by this form. Now we will define one more term, which is Fe, that is equal to Fermi-Dirac distribution. Fermi-Dirac, मैं यहाँ पे साफ कर लेता हूँ, Fermi-Dirac probability distribution function. ये आपने statistical की बुक्स में पढ़ा होगा प्लस 2 में. And this is what Fe is what? This is 1 by 1 plus e raised to power e minus ef by kt. ठीक है, ये Fe हमें बच्चों क्या बताता है, मैं आपको बताता हूँ. किसी एक खास एनर्जी लेवल E के ऊपर पार्टिकल्स के होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है वो कौन बताता है, हमें Fe बताता है. ठीक है, जैसे मैं एक आपको सिंपल सी एग्जांपल दे दूं. सो अगर हम बात करें, मैं यहाँ पे साफ करके आपको समझाता हूँ. अगर हम बात करें एट 0 केल्विन, अगर मैं टेम्परेचर कितना कर दूं बच्चों, 0 केल्विन कर दूं. मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया फॉर 0 केल्विन ऑल द एनर्जी स्टेट्स आर फिल्ड फॉर द वैलेंस बैंड एंड ऑल द एनर्जी स्टेट्स आर एम्प्टी फॉर द कंडक्शन बैंड. मतलब जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस बैंड में पैक्ड है और कोई इलेक्ट्रॉन हमारा कंडक्शन बैंड में नहीं है. तो अगर हम फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन चेक करें फॉर द वैलेंस बैंड, मतलब F ऑफ E किसके लिए बच्चों, फॉर द वैलेंस बैंड. अगर हमारी वैल्यू ऑफ एनर्जी हम बात कर रहे हैं फॉर द वैलेंस बैंड, तो हमें डेफिनेटली पता है जो हमारी E है वो किससे कम होगी बच्चों, दैट विल बी लेस देन EF. क्योंकि हमारा ये बच्चों कौन सा लेवल है, दिस इज EF और दिस इज EV, और इसके नीचे हमारा कौन सा लेवल है, दैट इज दी वैलेंस बैंड. अगर हम वैलेंस बैंड में कहीं पे भी फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन चेक करना चाहते हैं तो उसका मतलब जो एनर्जी है वो फर्मी एनर्जी लेवल से कम है. तो Fe की वैल्यू बच्चों क्या होगी, स्टैंडर्ड रिलेशन दिस वन. सो व्हाट वी हैव 1 प्लस e रेज़ टू पावर e माइनस ef by kt, k into 0, एंड ऑल्सो e माइनस ef, मतलब e ef से बच्चों कम है, तो e माइनस ef क्या होगा, दिस इज नेगेटिव. सो नेगेटिव बाई 0, सो ये क्या बच्चों बनेगा, दिस इज माइनस इन्फिनिटी. सो Fe is what, 1 by 1 plus e raised to power minus infinity. क्लियर. सो 1 by 0 is infinity और आगे माइनस है बच्चों, तो ये बनेगा माइनस इन्फिनिटी. एंड e raised to power माइनस इन्फिनिटी हमारा क्या होगा, e raised to power इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा और e raised to power माइनस इन्फिनिटी 0 होगा. तो ये क्या बनेगा, 1 by 1 plus 0. तो Fe हमारा बच्चों कितना आ गया, 1 आ गया. Fe 1 आने का मतलब क्या है, दो जो एनर्जी स्टेट्स है उनकी फिल्ड स्टेट्स आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, मतलब 100% स्टेट्स हमारी फिल्ड है. क्लियर. अगर प्रोबेबिलिटी किसी चीज की 1 होती है बच्चों, तो उसका मतलब क्या होता है, वहां पे वो चीज एग्जिस्ट कर रही है. मतलब ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किसकी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी टू फाइंड आउट एन इलेक्ट्रॉन एट एन एनर्जी लेवल E. मतलब जो एनर्जी लेवल E हमने सेलेक्ट किया था वैलेंस बैंड में, उसकी फिल होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली वहां पे है. अगर हम चेक करें नाउ फॉर कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड के लिए बच्चों हमारी जो E होगी वो अब क्या होगी, ग्रेटर देन EF, क्योंकि हमारा कंडक्शन बैंड फर्मी एनर्जी लेवल के ऊपर है. फर्मी एनर्जी लेवल के ऊपर है मतलब E इज ग्रेटर देन EF. तो अब अगर हम डिफाइन करें Fe विच इज इक्वल टू 1 प्लस e रेज़ टू पावर E माइनस EF बाई KT, और टेम्परेचर बच्चों हमारा कितना है, 0. नाउ दिस E माइनस EF इज पॉजिटिव बिकॉज E इज ग्रेटर देन EF, और डिवाइड बाई 0 कर दें तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी बन जाएगा. So Fe is what? This is 1 by 1 plus e raised to power infinity. So e raised to power infinity is what? Infinity. In 1 plus infinity, again infinity. So this is what? 1 by infinity, which means this is 0. मतलब the Fermi-Dirac distribution function for these states which are present in the conduction band, उनके लिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0. मतलब इलेक्ट्रॉन वहां पे होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 0. मतलब एट टेम्परेचर T is equal to 0 Kelvin, जो हमारा all the states in the conduction band are empty and all the states in the valence band are मतलब filled है, they are completely filled.
सो इससे बच्चों हम ये डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? सो नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? अगर बच्चों हमें कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे कंडक्शन बैंड में तभी होंगे अगर कुछ एनर्जी स्टेट्स फील्ड होंगी। अगर हम किसी तरीके से कंडक्शन बैंड के अंदर नंबर ऑफ फील्ड एनर्जी स्टेट्स फाइंड आउट कर लें तो जो जितनी फील्ड एनर्जी स्टेट्स होंगी उतने ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे। सपोज मैं आपको ऐसे बता दूं, सपोज हमारे पास कंडक्शन बैंड में 100 चेयर्स लगी हैं। अगर नीचे से एक स्टूडेंट ऊपर जाएगा कंडक्शन बैंड में तो ऊपर एक चेयर फिल हो जाएगी। अगर मेरे को ऊपर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं, ऊपर कंडक्शन बैंड में कितने स्टूडेंट बैठे हैं, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? या तो मैं अगर ऐसे कर लूं, मैं नंबर ऑफ फील्ड चेयर्स फाइंड आउट कर लूं तो उतने ही मेरे पास स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं नंबर ऑफ फील्ड एनर्जी स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट कर लूं, वही मेरा क्या है स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं क्या करूंगा, मैं एनर्जी स्टेट्स ले ली और एनर्जी स्टेट्स के अंदर मतलब ये हमारी डेंसिटी होगी। अगर मैं किसी पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपको बताता हूँ, इसके अंदर एक छोटा सा लेवल बना लिया हमने। दिस इज E एंड दिस इज E प्लस डी। मतलब हम क्या करेंगे, E से लेके E प्लस डी ई के अंदर पहले नंबर ऑफ टोटल स्टेट्स फाइंड आउट करेंगे और देन उन स्टेट्स के अंदर कितनी फील्ड एनर्जी स्टेट्स हैं वो फाइंड आउट करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल दूं, हमने क्या किया, ये हमारा कंडक्शन बैंड है, दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज E एनर्जी लेवल, दिस इज E प्लस डी ई एनर्जी लेवल। सपोज हमने देख लिया इसमें हमारे पास 10 चेयर्स लगी हुई हैं। सो दीज 10 आर द टोटल एनर्जी स्टेट्स। और अगर मैं इनकी जो स्टेट्स की फील्ड होने की या चेयर्स की फील्ड होने की जो प्रोबेबिलिटी है, सपोज दिस इज 1/2, लेट द प्रोबेबिलिटी इज 1/2। इसका मतलब क्या है, टोटल स्टेट्स 10 हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी फिल करने की कितनी है, 1/2। तो कितनी फिल होंगी, नंबर ऑफ फिल्ड चेयर्स कितनी होंगी बच्चों, 5 होंगे। 5 कैसे आएगा, 10 इंटू 1/2। सो नंबर ऑफ फील्ड चेयर्स कैसे निकलेंगी, टोटल स्टेट्स इंटू 1/2। तो सिमिलरली अगर मैं पहले E से लेके E प्लस डी ई के अंदर टोटल एनर्जी स्टेट्स कैलकुलेट कर लूँ और उसको देन मैं किसके मल्टीप्लाई करूंगा, Fe से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो मेरी क्या आ जाएंगी, नंबर ऑफ टोटल फील्ड स्टेट्स आ जाएंगी। क्लियर? सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर, ZD स्टूडेंट्स हमारा क्या है, दीज आर द नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट एनर्जी लेवल। मतलब ZE इज व्हाट, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी इंटरवल। क्लियर? अगर मैं ZE को एनर्जी इंटरवल से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मेरी क्या आ जाएगी, टोटल डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आ जाएगी। क्लियर? सो मैंने यहाँ पे इंटरवल कितना ले लिया, E से लेके E प्लस डी ई, तो मेरा ZE DE क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल पर यूनिट वॉल्यूम फ्रॉम E टू लेके E प्लस डी ई। सो दीज आर व्हाट, एनर्जी स्टेट्स पर unit volume in the energy interval E to E plus DE। आप एक तरह से ऐसे ले लो, ZDD is what, number of chairs per unit volume। किस रीजन में, E से लेके E plus DE के रीजन में। और अगर मैंने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ फील्ड चेयर्स, मतलब नंबर ऑफ फील्ड स्टेट्स E से लेके E प्लस D, तो देन व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट मल्टीप्लाई बाय द Fe which is the Fermi-Dirac probability distribution function। then what will be the equation? so अगर मैं ZD DE into Fe कर दूं, जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे बताया टोटल हमारे पास स्टेट्स हैं 10 पर यूनिट वॉल्यूम और प्रोबेबिलिटी उनकी है हाफ, तो मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब फील्ड स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास कितनी आ गई, दैट इज 1/2 into 10 which is 5। so this is what, these are the energy, so these are what, filled energy states
पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? कहाँ पे? इन द इंटरवल E to E plus DE। क्लियर स्टूडेंट्स? सो मैंने ऑलरेडी जेडी की वैल्यू आपको बता दी। दिस इज व्हाट, दिस इज द वैल्यू फॉर FE। सो नाउ आई विल पुट द वैल्यूज। और ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, जहां हमारी चेयर्स फिल्ड होंगी वहीं पे स्टूडेंट बैठेंगे। मतलब नंबर ऑफ फील्ड चेयर्स पर यूनिट वॉल्यूम इज सिंपली इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब फील्ड चेयर्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सिमिलरली यहाँ पे हमारी नंबर ऑफ स्टेट्स जो फील्ड है पर यूनिट वॉल्यूम, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को। तो सपोज मैं उसकी वैल्यू लेता हूँ, दिस इज dn। क्लियर? So dn is what? dn is what? The number of electrons per unit volume। कहाँ पे बच्चों? E से लेके E plus DE तक। और ये किसके बराबर है? dn is what? This is ZE DE into FE। तो अब हम सारी वैल्यूज को रख देंगे, वैल्यूज को रख के हम इसको सॉल्व करेंगे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। क्लियर? सो नाउ जेड dn इज व्हाट? जेडी। जेडी इज व्हाट? जेडी की वैल्यू मैंने लिखी थी √2 बाई आई स्क्वायर इंटू एम ई स्टार बाई एच क्रॉस स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3/2। और E फॉर द कंडक्शन बैंड बच्चों क्या है? E माइनस EC। E माइनस EC रेज़्ड टू पावर 1/2 इनटू दिस इज व्हाट? दिस इज FE। FE हमारा क्या है? 1/1 प्लस E रेज़्ड टू पावर E माइनस EF बाई KT इनटू बच्चों क्या है? इनटू हमारा है DE। क्लियर? सो ये सारी फॉर्मूलेशन की वैल्यूज मैंने आपको लिख के बता दी। सो इसको बच्चों हम सॉल्व करेंगे। ये हमारी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम आ गया, बट कौन से इंटरवल के लिए? सिर्फ E से लेके E प्लस DE के लिए। पर हमें फाइंड आउट करना है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नंबर ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंसंट्रेशन का मतलब क्या है। कंसंट्रेशन इज व्हाट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? सो बट हमें फाइंड आउट करना है फॉर द कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड कहाँ से कहाँ तक है? EC से लेके इन्फिनिटी तक। तो अब हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। हम दोनों साइड क्या कर देंगे बच्चों? इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो हमारे पास टोटल जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगी कहाँ पे? इन द कंडक्शन बैंड। वी गेट, सो इंटीग्रेशन कर दी स्टूडेंट्स हमने। dn कहाँ से लेके? EC से लेके इन्फिनिटी तक। और इधर भी हमारी इंटीग्रेशन हो जाएगी कहाँ से लेके? EC से लेके इन्फिनिटी तक। और हमें ये क्या बताएगा? दिस इज व्हाट? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड। सपोज द रिप्रेजेंटेशन इज Ne, तो मैं साइड पे लिख देता हूँ। Ne इज व्हाट? कंसंट्रेशन ऑफ electrons in conduction band. Clear? So now, so I will put the values here. √2 by pi square me star h cross square raised to power 3/2 into E minus EC by into raised to power half 1 plus E raised to power E minus EF by KT into DE। ठीक है? सो अब हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से पहले हम कांस्टेंट चीज़ों को बाहर ले जाते हैं स्टूडेंट्स। सो Ne इज व्हाट? क्या बनेगा हमारा? √2 बाई पाई स्क्वायर me स्टार, ये कांस्टेंट है, वन प्लस E रेज़्ड पावर E माइनस EF बाई KT इंटू DE। ठीक है? और एक चीज़ अगर हम देखें फॉर द कंडक्शन बैंड, तो मैं आपको
बता दिया मैंने ऑलरेडी। वैसे E जो हमारी है एनर्जी फॉर एनी एनर्जी स्टेट इन द कंडक्शन बैंड, हमारा कंडक्शन बैंड बच्चों क्या है, दैट इज अबव द फर्मी एनर्जी लेवल। क्लियर? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर कंडक्शन बैंड जो हमारी एनर्जी है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्मी एनर्जी लेवल। इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन फर्मी एनर्जी लेवल, तो ये हमारी जो टर्म है बच्चों, दिस टर्म इज पॉजिटिव, E माइनस EF टर्म इज पॉजिटिव। और K की वैल्यू अगर हम रखें, K इज वेरी स्मॉल, दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻90। अगर हम टेम्परेचर रखें, टेम्परेचर अगर हम बहुत थोड़ा रख दें या रूम टेम्परेचर भी रख दें, तो भी हमारी ये टर्म बहुत जो बड़ी आएगी, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव रकम, नीचे छोटी चीजें हैं, K बहुत छोटा है, तो हमारी ये रेशियो बहुत बड़ी आएगी। क्लियर? सो मैं एक चीज लिखता हूँ यहाँ पे, एंड दिस टर्म इज पॉजिटिव, सो E raised to power E minus EF by KT is positive, is E raised to power positive, and this E माइनस EF बाई KT हमारा E रेस्ट पर समथिंग पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव वैल्यू हमारी बहुत लार्ज है। अगर ये E रेस्ट पर पॉजिटिव बहुत लार्ज है, तो ये हमारी E रेस्ट पर जो वैल्यू है बहुत लार्ज आएगी। अगर हमारी ये वाली टर्म स्टूडेंट्स बहुत लार्ज है, तो 1 को हम इसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हम लिखेंगे कि 1 प्लस E रेस्ट पर E माइनस EF बाई KT इज न्यूमेरिकली इक्वल टू E माइनस EF बाई KT। मतलब 1 को हमने उसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर दिया। अगर 1 को हमने उसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये 1 यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है? सो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। तो इस इक्वेशन को अगर हम बच्चों ऊपर शिफ्ट कर दें, तो हमें क्या मिलेगा? तो हमारा NE इज व्हाट? दिस इज अंडर रूट ऑफ 2 बाई पाई स्क्वायर ME star by H cross square raised to power 3/2 integration of EC to infinity E minus EC raised to power 1/2, और ये फैक्टर हमारा ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा E माइनस EF बाई KT इंटू D। ठीक है? तो नेक्स्ट हमारा पर्पस है इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना। अगर हमने इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, तो हमारे पास जो लिमिट्स हैं वो EC टू इन्फिनिटी हैं, तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे हमारे पास लिमिट्स बन जाएं 0 टू इन्फिनिटी। सो टू सॉल्व दिस वी सपोज दैट E माइनस EC बाई KT, उसको हम x सपोज कर लेते हैं। जस्ट हमने एक सपोजिशन ली है। अगर ये हमारी चीज़ x है, तो E माइनस EC इज व्हाट? दिस इज KTX। ठीक है? हम थोड़ा सा इसको ट्रिक्स से लगा के सॉल्व करेंगे। और अगर मैं डेरिवेटिव कर दूं, तो DE मेरा किसके बराबर आ गया? दिस इज K इंटू T इंटू DX। ठीक है? और अगर बच्चों हम लिमिट्स भी चेंज करें, फॉर द लोअर वैल्यू ऑफ E विच इज EC, हमारी जो अगर E की वैल्यू में EC रख दूं, तो हमारी X कितनी बन जाएगी? EC माइनस EC 0 बन जाएगी। अगर मैं हायर वैल्यू ऑफ E रख दूं विच इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस 0 by something which is equal to infinity, तो अक्सर हमारा infinity बन जाएगा। So limit for x changes from 0 to infinity, तो हमारी फॉर्मुलेशन बच्चों क्या बनेगी? NE is what? अंडर रूट ऑफ 2 by pi square ME star by H cross square raised to power 3/2 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी बन गया। क्लियर? E माइनस EC, E माइनस EC हमारा क्या है? KTX। अगर इसकी पावर हाफ है, तो इसकी पावर भी हाफ आ जाएगी। इसमें हमारे पास K कांस्टेंट है, टेम्परेचर अलग से, हम इन दोनों को अलग से लिख लेते हैं। KT रेस्ट पर हाफ, X रेस्ट पर हाफ। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है? और साथ में बच्चों मैं एक चीज यहाँ पे करता हूँ। हमारे पास यहाँ पे है E माइनस EF बाई KT। सो E माइनस EF बाई KT। ठीक है?
अगर मैं ऊपर कुछ चीज़ जोड़ दूं या कुछ चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दूं तो सेम मतलब सेम चीज़ ऐड कर दूं, सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं एक छोटी सी यहाँ पे एक चीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट करता हूँ, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ EC। सो इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और तो ये बन क्या गया, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ E माइनस EF बाई KT विच इज़ इक्वल टू, इसको मैं तोड़ लेता हूँ, E माइनस EC बाई KT एंड प्लस EC माइनस EF बाई KT। इसको मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। सो दिस E माइनस EC बाई KT, E माइनस EC बाई KT, ये हमारा क्या है, X। तो ये हमारी टर्म क्या बन गई, E माइनस EF बाई KT विच इज इक्वल टू X प्लस, या साथ में हमारे पास एक टर्म और आ गई बच्चों, वो क्या है, EC माइनस EF बाई KT, ठीक है। तो ये वाली टर्म भी हम इसको x में ले जाएंगे और ये वाली टर्म में हमारे पास है E माइनस EF बाई KT जिसको मैंने इसके बराबर प्रूव कर दिया और साथ में नेगेटिव साइन है। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो दोनों साइड यहाँ पे भी नेगेटिव साइन लगा देते हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरह का रिलेशन बन जाएगा। और e की पावर में बच्चों क्या है, ये हमारी जो टर्म्स हैं वो जो e रेस्ट, हमें ये भी पता है ना स्टूडेंट्स, e रेस्ट पावर x प्लस y इज व्हाट, e रेस्ट पावर x इंटू e रेस्ट पावर y। तो हम यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे और ये वाली चीज यूज करेंगे, ठीक है। तो बनेगा क्या, तो ये हमारा बनेगा e रेस्ट पावर, ये चीज इसके बराबर है, दिस इज माइनस x इंटू e रेस्ट पावर माइनस EC माइनस EF बाई KT, क्लियर। सो मैंने ये वैल्यू यहाँ पे लिख दी और DE हमारा किसके बराबर है, KT इंटू DX, ये हमारा है KT इंटू DX। तो मैंने सारी वैल्यूज स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख दी। हमारा जो फंक्शन है दैट इज इन द वेरिएबल x, बट ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है तो मैं इसको बाहर ले जाऊंगा, तो मेरा फंक्शन क्या बनेगा, मैं फिर से इक्वेशन को लिखता हूँ। क्या बनेगा बच्चों, NE इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ 2 बाई पाई स्क्वायर इंटू ME स्टार बाई H क्रॉस स्क्वायर इंटू रेस्ट पावर 3/2 इंटू, ये देखो यहाँ से एक तो KT रेस्ट पर हाफ बाहर आ गया, एक KT बाहर आ गया, तो ये बाहर क्या आ गया, KT रेस्ट पावर 3/2। अंदर क्या बचा, सॉरी वन थिंग इज मोर, e रेस्ट पावर माइनस EC माइनस EF बाई KT, ये भी बाहर आ जाएगा क्योंकि इसमें भी हमारा x नहीं है। सो दिस इज व्हाट, EC माइनस EF बाई KT। अंदर क्या बचा, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी x रेस्ट पावर 1/2 e रेस्ट पावर माइनस 6 इंटू dx। तो ये हमारा इक्वेशन मॉडिफाई होके कुछ इस तरह का बन गया। तो अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे उससे पहले मैं ये सारी चीज़ों को इकट्ठा कर देता हूँ। इन चीज़ों को अगर मैं इकट्ठा कर दूँ तो उसको मैं एक नाम दे देता हूँ, दैट इज NC विच इज़ अ कांस्टेंट। तो अगर मैं NC को लिखूँ, क्या है मेरा NC, दिस इज व्हाट, अंडर रूट 2 है इसमें, ठीक है, डिवाइडेड बाय बच्चों क्या है, पाई स्क्वायर है। चलो इसको ना हम बाद में लिखेंगे, पहले इसकी इंटीग्रेशन भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये बच्चों हमारा क्या है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूलेशन आपको मैथ की बुक में मिलेगा, x रेज्ड पावर 1/2 e रेज्ड पावर माइनस x dx इज व्हाट, दिस इज अंडर रूट π/2, ठीक है। तो इस इक्वेशन का जो फॉर्मूलेशन है आपको मैथ की बुक्स में मिल जाएगा, उसका सोल्यूशन वहाँ पे दिया हुआ है, मतलब हम स्टैंडर्ड इसको यहाँ पे से यूज कर लेंगे। तो दिस टर्म इज व्हाट, अंडर रूट π/2। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू रखूंगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अंडर रूट π/2, ठीक है। तो अब हमारे पास सारा कुछ सॉल्व होके आ गया NE की वैल्यू, तो इसको टर्म्स को कलेक्ट करते हैं। ये हमारे पास सारी कांस्टेंट टर्म है, ये भी साथ में, और ये भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। इन सारी कांस्टेंट टर्म्स को कलेक्ट करके हम एक नाम दे देते हैं, दैट इज NC। तो NC बेसिकली है क्या, जस्ट अ कांस्टेंट विच इज गिवन टू द कांस्टेंट वैल्यूज।
तो एनसी में बेटा क्या है हमारे पास, अंडर रूट ऑफ 2 है, पाई स्क्वायर है, ठीक है, एम ई स्टार है, एच क्रॉस इज व्हाट, एच क्रॉस इज व्हाट, एच बाई 2 पाई, और यहाँ पे हमारे पास है एच क्रॉस स्क्वायर, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दें, दिस इज एच स्क्वायर बाई 2 पाई स्क्वायर, कुछ इस तरह की टर्म आ जाएगी। तो एम ई, इसको मैं अलग से ही लिख लेता हूँ, एम ई रेस्ट पर 3/2, और अगर इसको ऐसे लिखूँ एच स्क्वायर और ऊपर 3/2 ये कैंसिल हो जाएगी, ये बनेगा 1/h क्रॉस क्यूब, ठीक है, इनटू के टी रेस्ट पर 3/2 इनटू अंडर रूट पाई डिवाइड बाई 2। ये सारे फैक्टर्स हमारे पास आ गए, इन सभी फैक्टर्स को कलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एच क्रॉस क्यूब, और यहाँ पे मैंने स्क्वायर निकाला था, क्यूब निकाल लेता हूँ, स्क्वायर एंड दिस इज क्यूब एंड दिस इज क्यूब। और अगर इसकी मैं वैल्यूज रखना चाहूँ बच्चों, एच क्रॉस क्यूब की वैल्यू की है हमारे पास, एच क्यूब इंटू 2 पाई रेस्ट पर 3, ठीक है, मैंने उसकी एच क्रॉस की वैल्यू रख दी, एच क्रॉस क्यूब की एच क्यूब, और नीचे हमारा 2 पाई वो ऊपर चला गया, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज एनसी, पहले मैं 2 देखता हूँ कहाँ पे आ रहा है, एक 2 तो अंडर रूट 2 यहाँ पे आ रहा है, बाकी हमारा 2 रेस्ट पर 3 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और एक 2 हमारा नीचे आ रहा है, ठीक है। 2 रेस्ट पर 3 ये कितना बनेगा बच्चों, 8 डिवाइडेड बाई 2 4, और ये कितना आ गया 4 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 रेस्ट पर 3 8 डिवाइडेड बाई 2 4, सो ये बन गया 4 अंडर रूट 2। अब पाई की वैल्यूज चेक करते हैं, यहाँ पे पाई स्क्वायर है, यहाँ पे पाई क्यूब है, यहाँ पे अंडर रूट पाई है, तो ये कितना बनेगा, ऊपर है अंडर रूट पाई, पाई क्यूब डिवाइडेड बाई नीचे है पाई स्क्वायर, तो ये पाई स्क्वायर कैंसल, तो ऊपर बन गया पाई अंडर रूट पाई, सो बन गया पाई, दिस इज पावर हाफ, दिस इज पावर 1, तो ये बन गया पावर 3/2, ठीक है। एम ई स्टार हमारा ऑलरेडी, ठीक है जी, के टी रेस्ट पर, ठीक है, एच क्यूब नीचे हमारा क्या है फैक्टर एच क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स, सो 4 अंडर रूट 2 पाई एम ई स्टार के टी, और नीचे हमारा एच क्यूब आ गया। और एच क्यूब को अगर बच्चों में लिखना चाहूँ, मैं एच क्यूब को ऐसे लिख सकता हूँ, एच क्यूब इज व्हाट, एच स्क्वायर रेज्ड टू पावर 3/2, कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 से कैंसिल हो जाएगा और क्यूब आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे जो हमारा एच क्यूब है वो प्रॉपर्टी यूज करके उसको ऐसे लिखूंगा, एच स्क्वायर रेज्ड टू पावर 3/2। मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ऊपर कुछ टर्म्स मुझे दिख रही हैं जिनकी पावर क्यूब है, 3/2 है, तो नीचे भी मैंने 3/2 पावर बना ली, और फिर मैं सभी को एक ब्रैकेट में रख दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास 4 अंडर रूट 2 है, इसको भी हम देखते हैं कैसे लिखना है। अगर बच्चों मैं ऐसे लिख लूँ 4 अंडर रूट 2, सो इसको ऐसे लिख दूँ 2 इंटू अंडर रूट 2, तो ये 2 तो मैंने ऐसे लिख लिया, 2 इज व्हाट अंडर रूट 2 स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। सो दिस इज व्हाट 2 इंटू अंडर रूट 2 रेस्ट पर क्यूब बन गया, ये एक पावर और 2 पावर इकट्ठी होगी, क्यूब बन गया। अंडर रूट 2 बच्चों क्या होता है, 2 रेस्ट पर 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 रेस्ट पर 3/2, तो इसको हमने जस्ट कुछ रीअरेंज करके ऐसे लिख लिया। तो 4 अंडर रूट 2 को मैं क्या लिख दूंगा, दिस इज 2 इंटू अंडर रूट 2 रेस्ट पर 3/2, ठीक है। तो मैंने सारी टर्म्स लिख ली, तो मेरे पास टर्म्स लिखने के बाद बच्चों एनसी मेरा क्या बना, मेरा 2 अकेला रह गया ये वाला, और बाकी सारी टर्म्स में 3/2 पावर है, तो उनको मैं एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ जिसके ऊपर मैं 3/2 पावर लगा दूंगा, और फैक्टर हमारे पास क्या गया 2 पाई एम स्टार के टी डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एनसी। तो हमारा ये फार्मूलेशन बच्चों क्या बना, NE विच इज इक्वल टू NC, और NC की वैल्यू हमारे पास है इतनी, ठीक है। और ये वाली वैल्यूज सभी NC में एडजस्ट होगी, ये भी NC में एडजस्ट होगी, साथ में हमारे पास ये टर्म बच गई।
this is what e raised to power minus ec minus ef by kT. So this is the very important relation which gives us information about the concentration of the electrons in the conduction band. Concentration of the electrons मतलब number of electrons per unit volume, कहाँ पे? कंडक्शन बैंड में. ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसको किसी एक और अनदर आर्टिकल में यूज करूंगा, तो मैं इसको यहाँ साइड में लिख लेता हूँ. Ne is what? Nc e raised to power Ec minus Ef by kT, और हमारा Nc बच्चों क्या निकला है? 2 into 2 pi m star kT by h square raised to power 3/2. तो ये हमारी फॉर्मुलेशन आ गई फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड. सिमिलरली वी विल सॉल्व फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द होल्स इन द वैलेंस बैंड. क्योंकि बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से शिफ्ट होके कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं तो होल्स कहाँ पे बन रहे हैं? होल्स देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होके बच्चों ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे कौन है? इलेक्ट्रॉन. तो होल कहाँ बना? नीचे. इनका मतलब ये हुआ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होगा और कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड में होगा. सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? वी विल कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड. क्लियर? सो नाउ स्टेप इज व्हाट? स्टेप क्लियर है बच्चों. पहले हम अगेन यहाँ पे एक लेवल डिफाइन करेंगे, E से लेके E प्लस DE एनर्जी लेवल. उसके अंदर हम टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे. क्लियर? अगर टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास आ गए तो उसको हम होल्स को फाइंड आउट करने की जो प्रोबेबिलिटी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. तो अगर हम जो हमारी होल्स को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी है उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम या नंबर ऑफ एम्प्टी स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, जिसमें आपको एक एग्जांपल देता हूँ. अगर बच्चों मैं यहाँ पे एक लेवल डिफाइन कर दूं, जैसे दिस इज E प्लस DE. ठीक है, इस एनर्जी लेवल की इंटरवल के अंदर मैंने बता दिया हमारे पास 10 चेयर्स पर वॉल्यूम है. ठीक है, मतलब हमने कुछ रेंज बना दी, मतलब नंबर ऑफ चेयर्स पर यूनिट वॉल्यूम वो कितनी है? 10 है. ठीक है, और ये वाली चेयर्स पहले फिल्ड थी क्योंकि हम बात कर रहे हैं फॉर द वैलेंस बैंड, और वैलेंस बैंड की चीजें पहले एट 0 केल्विन फिल्ड होती हैं. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ये स्टेट्स हमारी थोड़ी थोड़ी एम्प्टी होती जाएंगी. ठीक है, और अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज बोल दूं, Fermi-Dirac distribution function at the energy level E for the holes is 1/2. What is the meaning for this? इसका मतलब ये हुआ जो अवेलेबल स्टेट्स हैं उसमें से होल्स के एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है. अगर मैं 10 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 10 ये कितना आ गया? 5 आ गया. मतलब अवेलेबल स्टेट्स 10 थी, उसके अंदर होल्स कितने हैं? 1/2 मतलब 5 है. इसका मतलब ये हुआ 5 स्टेट्स हमारी अब एम्प्टी हो चुकी हैं. पहले हमने फाइंड आउट किया था फिल्ड स्टेट्स, अब हमने लिखा है प्रोबेबिलिटी फॉर द होल्स. होल्स मतलब एम्प्टी स्टेट्स. ठीक है, अगर हम देखें बच्चों, अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स की फील्ड जो होने की प्रोबेबिलिटी पता है वो हमारी Fe है, तो होल्स मतलब अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी Fe है, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? Fe हमारी क्या है? प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन. ये कितनी है बच्चों? Fe. और अगर 1 माइनस Fe कर दें तो वो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग द इलेक्ट्रॉन. मतलब इलेक्ट्रॉन का मिस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 माइनस Fe. अगर इलेक्ट्रॉन मिस होगा तो वहीं पे होल क्रिएट होगा, तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी? दिस इज व्हाट? दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ होल्स व्हिच इज 1 माइनस Fe. Fe हमारा क्या था? प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन, और 1 माइनस Fe हमारा क्या है? प्रोबेबिलिटी टू फाइंड आउट द
holes. Clear? So now again we will do this by the same process. ZE हम डायरेक्ट लिख लेते हैं. ZE is what? This is √2 by pi square. पहले हमने ME स्टार लिखा था, अब हम लिखेंगे MH स्टार by H क्रॉस स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2. लास्ट टाइम बच्चों हमने E रेस्ट पावर हाफ लिखा था यहाँ पे. कंडक्शन बैंड के लिए जो हमारी एनर्जी होती है दैट इज E माइनस EC, बट अब एनर्जी हमारी क्या होगी? EV माइनस E रेस्ट पावर 1/2. क्लियर? सो दीज आर व्हाट? दीज आर द डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एनर्जी लेवल. ठीक है. अगर मैं ZE लिख दूं, so this is what? This is the number of states per unit volume. ठीक है. So this is what? ZE. और अगर मैं इसको 1 माइनस FE से मल्टीप्लाई कर दूं इंटू ZE, देखो बच्चों ये क्या है? These are the total states per unit volume, per unit energy level. और ZE मतलब एनर्जी लेवल से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो अब ये सिर्फ क्या बन गया? नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम बन गया. और उसको मैं होल्स की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आ गया? टोटल अवेलेबल स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम को मैंने होल्स की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास सिर्फ वो वाली स्टेट्स आ जाएंगी जहाँ पे होल्स हैं, मतलब एम्प्टी स्टेट्स हैं. सो दीज आर व्हाट? दीज आर द नंबर ऑफ एम्प्टी स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम. और जो नंबर ऑफ एम्प्टी स्टेट्स हैं उन्हीं को तो हमने होल बोला है. सो दिस इज व्हाट? ZE DE into 1 minus FE. This is what? This is the number of holes per unit volume. अगर number of holes per unit volume है तो यही हमारी क्या है? Concentration of the holes. This is what? Concentration of the holes. और ये हम चेक कहाँ पे कर रहे हैं? इन द वैलेंस बैंड. सो दिस इज व्हाट? कंसंट्रेशन ऑफ द होल्स इन द वैलेंस बैंड. तो हम इसकी फॉर्मूलेशन बच्चों फाइंड आउट करेंगे. दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैं अब इसको रिप्रेजेंट हम कर लेते हैं जैसे लास्ट टाइम हमने NE से रिप्रेजेंट किया था, कंसंट्रेशन फॉर इलेक्ट्रॉन्स. अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे NH से, विच इज द कंसंट्रेशन ऑफ द होल्स. सो NH इज व्हाट? दिस इज ZE 1 माइनस FE इंटू DE. अब सभी चीज़ों की हम वैल्यूज यहाँ पे रख देंगे. सो अगर वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे, NH इज व्हाट? ZE हमारा क्या है? √2 बाई पाई स्क्वायर इंटू MH स्टार बाई H क्रॉस स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2 इंटू EV माइनस E रेस्ट पावर 1/2. क्लियर? लास्ट टाइम हमने लिखा था E माइनस EC रेस्ट पावर 1/2. अब लिखेंगे EV माइनस E रेस्ट पावर 1/2. दिस इज फॉर द कंडक्शन बैंड, सॉरी फॉर द वैलेंस बैंड. और साथ में बच्चों हमारे पास क्या है? 1 माइनस FE. इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स मैं अलग से फाइंड आउट करके यहाँ पे फिल कर देता हूँ. ठीक है. सो नाउ व्हाट इज 1 माइनस FE? 1 माइनस FE इज व्हाट? दिस इज 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस E रेस्ट पावर E माइनस EF बाई KT. और इस बार हमारा जो एनर्जी लेवल E है, वी आर वर्किंग फॉर द वैलेंस बैंड. फॉर द वैलेंस बैंड हमने ऑलरेडी बोल दिया, फॉर वैलेंस बैंड हमारी एनर्जी बच्चों क्या होगी? दैट विल बी लेस देन EF. और E माइनस EF, दिस इज नाउ नेगेटिव. तो E माइनस EF बाई KT, तो ये हमारा क्या होगा बच्चों? नेगेटिव. और नीचे की टर्म बहुत छोटी है. अगर नीचे की टर्म बहुत स्मॉल है तो ये सारा फैक्टर बहुत लार्ज होगा. नेगेटिव एंड लार्ज. ठीक है. अगर ये वैल्यू बच्चों पॉजिटिव एंड लार्ज होती तो E रेज़्ड टू पावर पॉजिटिव वैल्यू बहुत बड़ी होनी थी, बट अब नेगेटिव एंड लार्ज है तो दिस वैल्यू इज वेरी स्मॉल. इट मीन्स दैट E raised to power E minus EF by KT is very small. So if this term is very small, तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा ऊपर. So this is 1 minus
1 प्लस ई रेस्ट पावर ई माइनस ई एफ बाई के टी रेस्ट पावर माइनस 1। तो मैंने सारी टर्म को बच्चों ऊपर ले गया। और 1 प्लस एक्स, हम यहाँ पे सिंपल थ्योरम लगाएं, 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर एन, 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर एन, दिस इज व्हाट 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये हमने पढ़ा है लोअर क्लासेस में। बट दिस इज एप्लीकेबल इफ एक्स इज वेरी स्मॉल, and for this term x is very small, so if x is very small so we can apply this one। और अगर x बहुत छोटा हो तो हम ये आगे की टर्म्स बच्चों क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, दिस इज सिंपली 1 प्लस एन एक्स। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करने अगर हम यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज व्हाट 1 माइनस, ये बेसिकली पावर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बनेगा 1 माइनस ई रेज्ड पावर ई माइनस ई एफ by kt। ठीक है, so we have used this property, so 1 minus f of e is what 1 minus 1 plus e raised to power e minus ef by kt। तो ये कैंसिल हो गया बच्चों, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये बना गया e raised to power e minus ef by kt। क्लियर? तो मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, e raised to power e माइनस ई एफ बाई के टी। तो मैं वैल्यू पुट करूंगा बच्चों, तो मेरे पास फॉर्मुलेशन क्या बनेगा, एन एच इज वॉट अंडर रूट ऑफ 2 बाई पाई स्क्वायर एम एच स्टार डिवाइडेड बाई एच क्रॉस स्क्वायर रेज्ड पावर 3 बाई 2 ई वी माइनस ई रेज्ड पावर 1 बाई 2 एंड दिस टर्म इज वॉट दिस वन ई रेज्ड पावर ई माइनस ई एफ बाई kt into de। ठीक है, और these are what, these are the, sorry यहाँ पे मैंने लिखना था these are the very small values because we are working for the de energy level। तो यहाँ पे आप बच्चों एक करेक्शन कर लो, these are what, these are the de dn, क्योंकि अभी हमने इंटीग्रेट नहीं किया। इंटीग्रेट करने के बाद जो फॉर्मुलेशन आएगा, अभी तो हम छोटे से लेवल के लिए बात कर रहे हैं, e से लेके e प्लस डी। इंटीग्रेट करेंगे तो वो सारी जो कंसंट्रेशन आएगी उसको हम NH का नाम देंगे। ठीक है, so now integrate both sides from, अब देखो हाईएस्ट लेवल इसका क्या है EV, और इसका लोएस्ट लेवल हम कितना लेंगे माइनस इन्फिनिटी। जैसे उसका लिया था EC से इन्फिनिटी, इसका लेंगे EC से नीचे कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू EV। क्लियर? तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो दिस इंटीग्रेशन dn from minus infinity to EV which is equal to under root 2 by pi square, इसका भी इंटीग्रेशन आ जाएगा mh स्टार by h क्रॉस स्क्वायर रेज्ड पावर 3 by 2, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी टू EV आ जाएगा EV माइनस E इंटू 1 by 2 e रेज्ड पावर E माइनस EF by KT into D। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नाउ अब वही फॉर्मुलेशन, अब वेरिएबल्स का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे कुछ हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, और जब हमने क्या किया, पहले थोड़े से इंटरवल में नंबर ऑफ एम्प्टी स्टेट्स कैलकुलेट कर लिया, अब इंटीग्रेट करके पूरे वैलेंस बैंड के लिए, और पूरे वैलेंस बैंड के लिए जो ये वाली टर्म है इसको हम बच्चों बोलेंगे दिस इज NH। दिस इज इक्वल टू, और कांस्टेंट चीजें बाहर ले लेते हैं, अंडर रूट ऑफ 2 बाई पाई स्क्वायर mh स्टार बाई h क्रॉस स्क्वायर रेज्ड टू पावर 3 बाई 2, और अंदर हमारे पास बचा माइनस इन्फिनिटी टू EV माइनस E रेज्ड टू पावर 1 बाई 2 e रेज्ड टू पावर E माइनस EF बाई KT इंटू DE। ठीक है, तो इसको बच्चों सिंप्लीफाई करने के लिए, जैसे हमने पिछली बार एक ट्रिक यूज की थी, इस बार फिर हम एक ट्रिक यूज करेंगे और उसके साथ हम इसकी इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम हमने लिया था E माइनस ई सी बाई के टी इज इक्वल टू एक्स, इस बार लेंगे EV माइनस E बाई के टी इज इक्वल टू एक्स। तो हमारा क्या बना, EV माइनस E इज इक्वल टू kt into x। सो इसका डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि हमें de की वैल्यू चाहिए, सो दिस इज माइनस de इज इक्वल टू
kt into dx. So dE is what? This is minus kt dx. इसकी वैल्यू हम वहां पे रख देंगे। दूसरी चीज हम एक और लिखते हैं, E माइनस EF, ये वाली चीज बाई kt। अगर मैं ऊपर EV ऐड कर दूं, EV सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट E माइनस EV बाई kt प्लस EV माइनस EF बाई kt। सो इसको मैंने जस्ट एक फॉर्मुलेशन में लिख लिया, ठीक है। हमारे पास क्या है, EV माइनस E बाई kt, इसको हमने x लिया, बट यहाँ पे आ रहा है E माइनस EB बाई kt। तो ये क्या बना हमारा, दिस इज माइनस x प्लस EV माइनस EF बाई kt, ठीक। सो ये दोनों वैल्यूज, ये वाली और ये वाली, हाँ ऊपर रखेंगे। अगर वैल्यूज को बच्चों ऊपर रखेंगे तो हमारा क्या फॉर्मुलेशन बनेगा। सो दिस इज व्हाट, NH which is equal to under root of 2 by pi square mh star by h cross square raised to power 3 by 2। अब देखो एक चीज और मैंने आपको बतानी है, हमने क्या लिया, EV माइनस E बाई kt इज इक्वल टू x। अगर बच्चों मैं लोअर लिमिट इसकी रखूं, लोअर लिमिट इज माइनस इन्फिनिटी, EV माइनस माइनस इन्फिनिटी वो प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब ऊपर इन्फिनिटी बन जाएगा। सो ये x की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी, ठीक है। अगर EV की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूँ, EV इज इक्वल टू EV, तो ये 0 आ जाएगा, मतलब x की जो हमारी लिमिट्स हैं वो क्या बन जाएंगी, 0 टू इन्फिनिटी। x वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। सो मैं इसको लिखता हूँ। अगर मैंने माइनस इन्फिनिटी रखा तो यहाँ पे आ गया प्लस इन्फिनिटी, सो दिस इज प्लस इन्फिनिटी, और EV रखा तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 0, ठीक है। EV माइनस E, ये हमारा क्या था, kt रेस्ट पर हाफ इंटू x रेस्ट पर, देखो EV माइनस E इज ktx, सो इसके ऊपर हाफ पावर है तो यहाँ पे भी आ जाएगी ktx इंटू रेस्ट पर हाफ, ठीक है। सो ये हमारा क्या है, दिस इज व्हाट, दिस E माइनस EF बाई kt विच इज इक्वल टू दिस वन, तो ये बन जाएगा हमारा E रेस्ट पर माइनस x इंटू ई रेस्ट पावर EV माइनस EF बाई kt इंटू DE हमारा क्या था, DE अभी हमने कैलकुलेट किया, दिस इज माइनस kt dx। सो दिस इज माइनस kt dx, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मुलेशन कुछ इस तरह से आ गया। और बच्चों जो हम इनडेफिनिट इंटीग्रल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमारी लिमिट होती है 0 से इन्फिनिटी, बट यहाँ पे आ रहा है इन्फिनिटी से 0 और साथ में नेगेटिव साइन भी आ रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन को हम बाहर ले जाएंगे और ये लिमिट चेंज करते हैं। ये प्रॉपर्टी आपने +1 में पढ़ी होगी। अगर हमारे पास नेगेटिव साइन है, मतलब यह हम लिमिट को उल्टा कर दें, सपोज मैं आपको बोलूँ a से लेके b fx, दिस इज व्हाट, दिस इज नेगेटिव ऑफ b से लेके a fx, ये आपने एक प्रॉपर्टी सुनी होगी। यहाँ पे नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन अगर मैंने खत्म करना है तो मैं लिमिट चेंज कर दूंगा, इन्फिनिटी से 0 अब क्या बन जाएगा, 0 से इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है। तो मैं यहीं पे कर देता हूँ, 0 से इन्फिनिटी बन जाएगा और ये नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, ठीक है। और kt रेस्ट पर हाफ और kt को भी मैं बाहर ले जाता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, तो मेरे पास बनेगा क्या, अंडर रूट ऑफ 2 बाई पाई स्क्वायर mh स्टार बाई h क्रॉस स्क्वायर रेस्ट पर 3 बाई 2 kt रेस्ट पर 3 बाई 2, सिर्फ बचा क्या हमारे पास, 0 टू इन्फिनिटी x रेस्ट पर हाफ e रेस्ट पर माइनस x इंटू dx। ये वाली टर्म भी बच्चों बाहर जाएगी, तो मैं यहाँ पे मैं ये वाली टर्म भी लिखता हूँ, kt रेस्ट पर 3 बाई 2 e रेस्ट पर ev माइनस ef बाई kt, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखी है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन विच इज अंडर रूट पाई बाई 2, ठीक है। मैंने लास्ट स्टेप में भी आपको बताया था, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में बच्चों इसकी वैल्यू रख देता हूँ। सो दिस इज व्हाट, दिस इज कंप्लीट अंडर रूट पाई बाई 2, ठीक है। और अगर बच्चों मैं ये सारी टर्म्स और ये वाली टर्म्स को कलेक्ट कर लूँ, दीज आर सिंपली द कॉन्स्टेंट्स, और उसको नाम दे दूँ बच्चों मैं इन सभी को, दिस इज NV, जैसे हमने लास्ट टाइम नाम दिया था NC, इसको नाम दे देते हैं NV। तो आप इसको रीअरेंज करके देखना बच्चों, सिमिलरली है तो हमारा NV हमारा क्या बनेगा, दिस विल बी 2 इंटू 2 पाई m, यहाँ लास्ट टाइम था 2 पाई m एट
एम ई स्टार, अब बनेगा 2 पाई एम एच स्टार के टी बाई एच स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। ठीक है, सो देखो सेम टर्म है 2 सेम 2 पाई, वहाँ पे है एम ई स्टार, यहाँ पे है एम एच स्टार के टी बाई एच स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। ठीक है, तो अगर हम देखें हमारी जो फॉर्मुलेशन है बच्चों वो क्या बनेगी, तो हमारी फॉर्मुलेशन बनी NH की। सो ये सारे कांस्टेंट्स को नाम लेने दे दिया एन वी, और साथ में एक टर्म आ गई ई रेज़ टू पावर ई वी माइनस ई एफ बाई के टी। ठीक है, तो अब ये वाली जो हमने इक्वेशंस लिखी हैं बच्चों, यहाँ से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैं एन वी लिख भी देता हूँ साथ में, क्या है एन वी इज वॉट, दिस इज 2 पाई एम एच स्टार के टी बाई एच स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। ठीक है, ये हमारा बच्चों है एन ई का फॉर्मुलेशन, और ये हमारा है एन एच का फॉर्मुलेशन। दिस इज व्हाट concentration of electrons in conduction band, and this is what concentration of holes in the valence band. These are very important articles. इन आर्टिकल्स को यूज करके स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट 2-3 आर्टिकल्स डिराइव करेंगे। ठीक है, और इनमें एक चीज आप देखो, अगर मैं Na की बात करूं, Na डिपेंड्स अपॉन Nc एंड सॉरी वन थिंग इज मिसिंग हियर, दिस इज Kt. Na depends upon Nc and this term for a particular material, जो हमारी EF है दैट इज कांस्टेंट, और हमारी Nc में देखो 2 है वो भी कांस्टेंट, 2 पाई एम ई स्टार के एच स्क्वायर, ऑल आर कांस्टेंट। सिर्फ हमारे पास एक वेरिएबल है टेम्परेचर, जैसे जैसे मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ेगा उसी हिसाब से हमारा Nc बढ़ेगा, और जैसे जैसे हमारा Nc बढ़ेगा दैट विल इंक्रीज द वैल्यू फॉर Ne। ठीक है, और साथ में हमारा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, और इसके अकॉर्डिंग भी हमारा Ne डिपेंड्स करेगा। सिमिलरली जैसे हमारी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगी उसी हिसाब से हमारी ये कंसंट्रेशन ऑफ अफेक्टेड होगी। ठीक है, सो इस आर्टिकल को आप ध्यान से करना। सो इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल इसके बाद डिस्कस करेंगे। थैंक यू।